हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फिटर थ्योरी चैनल। तो दोस्तों, इसमें हम जो हमारा वेल्डिंग चैप्टर चल रहा था उसके वन लाइनर क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे थे। तो हमने वहाँ पर 150 क्वेश्चनों को कवर किया था। तो 150 क्वेश्चनों को हम इसमें कवर करेंगे और आपके वेल्डिंग चैप्टर के पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखते हैं हम अपने आज के क्वेश्चनों को। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का ताप कितना होता है। तो हमारा जो ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला होती है इसका ताप कितना होता है, तो ये हमारा 3600 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। नेक्स्ट दिया गया है कि ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला किस काम आती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी गैस वेल्डिंग के लिए प्रयोग की जाती है। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला गैस वेल्डिंग में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि एसिटिलीन सिलेंडर में गैस का दबाव कितने किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। तो जो हमारा एसिटिलीन सिलेंडर होता है इसमें गैस का दबाव होता है 15 प्रति वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट कि हाइड्रोजन कैसी गैस है। तो फ्रेंड्स, हमारा हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है। नेक्स्ट दिया गया है कि ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला का तापमान कितना होता है। तो जो हमारी एक ऑक्सी एसिटिलीन उसका 3600 होता है और ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला का तापमान होता है 2400 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट दिया गया है कि हवा हाइड्रोजन से कितनी हल्की होती है। तो फ्रेंड्स, हवा हाइड्रोजन से 14.37 गुना हल्की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन कितने ताप पर ठोस अवस्था में बदल जाती है। जो हमारी एक हाइड्रोजन गैस है ये हमारी कितने ताप पर ठोस अवस्था में बदल जाती है। तो ये हमारी 257.3 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस अवस्था में बदल जाती है। नेक्स्ट दिया गया है कि साधारण आकार के सिलेंडर में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें 5.5 घन मीटर होती है। नेक्स्ट दिया गया है कि रिटार्ड गैस तेल को रिटार्ड में कितने तापमान पर गर्म करने से प्राप्त होता है। तो 710 से 740 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको गर्म किया जाता है। 1 किलोग्राम फ्यूल ऑयल से कितने घन मीटर रिटायर्ड गैस बनती है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा जो 0.35 से लेकर 0.4 तक होता है उससे हमारी क्या होती है, 1 किलोग्राम फ्यूल से इतने घन मीटर रिटायर्ड गैस बनती है। नेक्स्ट दिया गया है कि वायु में आर्गन कितनी होती है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा वायु में आर्गन होती है ये अपने भार का 1.3% होती है। आर्गन का उबलांक यानी कि जिसको हम बोलते हैं गलनांक कितना होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 185.7 सेंटीग्रेड होता है। वेल्डिंग के लिए आर्गन में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन मिलाई जाती है। तो फ्रेंड्स, ये 1.5% ऑक्सीजन मिलाई जाती है। हीलियम का उबलने का ताप कितना होता है। तो इसको फ़ारेनहाइट में बताना है। हीलियम का उबलने का ताप कितना होता है, तो ये हमारा 452 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट दिया गया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है। जो हमारा ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है उसका रंग कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग काला होता है और एसिटिलीन सिलेंडर का रंग होता है महरून। अगर कहीं महरून न दिया रहे तो वहाँ पर आपको लाल भी मिल जाएगा। तो एसिटिलीन सिलेंडर का रंग कैसा होता है, महरून या लाल। नेक्स्ट दिया गया है कि लो प्रेशर गेज कितने किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक प्रेशर पढ़ सकते हैं। अगर हमारा एक लो प्रेशर गेज है तो वो कितने किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक का प्रेशर पढ़ सकता है। तो ये हमारा 50 प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक का प्रेशर पड़ सकता है। नेक्स्ट दिया गया है कि हॉज पाइप की कम से कम लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो जो हमारे सिलेंडर में जो हॉज पाइप लगा रहता है तो उसकी कम से कम लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो ये 5 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जो हमारी न्यूट्रल फ्लेम है इसका तापमान कितना होता है। तो फ्रेंड्स, हमारा न्यूट्रल फ्लेम का तापमान होता है 3200 डिग्री सेंटीग्रेड और कार्बोराइजिंग फ्लेम का तापमान होता है तो ये हमारा 3100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एग्जैक्ट नहीं होता है, 150 के रेंज में चलते रहते हैं। जितने भी मेल्टिंग पॉइंट हैं, टेम्परेचर हैं, इसमें जैसे 50 का एवरेज बना रहता है, ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट दिया गया है कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में इनर कॉन, जो हमारा इनर कॉन रंग कैसा होता है। तो इनर कॉन रंग होता है जो आपका नीला होता है। नेक्स्ट दिया गया है कि वेल्डिंग में उपयोग होने वाले दस्ताने ये किस पदार्थ के बने होते हैं। जो हम जब वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पर ग्लव्स पहनते हैं जिसको दस्ताने बोलते हैं।
तो ये हमारे किस पदार्थ के बने होते हैं? तो फ्रेंड्स ये हमारे चमड़े के बने होते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि वेल्डिंग रॉड का व्यास कितना होना चाहिए? तो जो हमारी वेल्डिंग रॉड होती है ये लगभग प्लेट की मोटाई के बराबर होनी चाहिए। वेल्डिंग रॉड का व्यास कितना होना चाहिए? तो लगभग प्लेट की मोटाई के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट दिया गया है कि बैक हैंड वेल्डिंग में फिलर रॉड को कैसे घुमाना पड़ता है? तो बैक हैंड वेल्डिंग में फिलर रॉड को कैसे घुमाना पड़ता है? तो गोल चक्कर में। कैसे घुमाया जाता है फ्रेंड्स? तो उसको गोल चक्कर में घुमाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि फिलर, जो आपका फिलर होता है वो वर्टिकल वेल्डिंग में फिलर रॉड का कोण हमेशा कितना रखा जाता है? तो फ्रेंड्स ये हमारा फिलर रॉड होता है उसका कोण हमेशा 30 डिग्री रखा जाता है। नेक्स्ट दिया गया है कि फिलर रॉड किस काम आती है? तो जो आपकी फिलर रॉड है वो जोड़ों का खाली स्थान भरने के लिए फिलर रॉड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कटाई में प्रयुक्त होने वाली मशीनें कौन कौन सी होती हैं? तो ये हमारा पहला तो ये फोटो इलेक्ट्रिक ट्रेस कटिंग मशीन होती है, एक ऑटोमेटिक कटिंग मशीन होती है, एक पेंटाग्राम कटिंग मशीन होती है। तो ये आपकी 3 होती हैं। कटाई में प्रयुक्त होने वाली जो आपकी कटिंग मशीन होती हैं ये 3 होती हैं। नेक्स्ट है भार के अनुसार प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितने गुना भारी होता है? ये आपका साइंस का ही क्वेश्चन है। देखो टेक्निकल में 50% आपका साइंस ही रहता है। अगर जिसका टेक्निकल अच्छा हो उसके साइंस भी अच्छी हो जाती है। अगर टेक्निकल पढ़ते रहोगे तो साइंस भी आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। भार के अनुसार प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी होता है? तो ये 1840 गुना भारी होता है। नेक्स्ट दिया गया है कि वेल्डिंग सेट का दूसरा नाम क्या है? जो आपकी वेल्डिंग सेट होती है इसका दूसरा नाम क्या है? तो आर्क वेल्डिंग बोलते हैं जिसको। वेल्डिंग सेट का दूसरा नाम है आर्क वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्डिंग में सबसे अधिक कौन सी मशीन प्रयोग की जाती है? जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पर सबसे अधिक मशीन कौन सी यूज करते हैं? तो मोटर जनरेटर सेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेक्टिफायर वेल्डिंग सेट किस प्रकार की विद्युत धारा सप्लाई कर सकती है? तो जो आपका रेक्टिफायर होता है फ्रेंड्स ये आपका एसी को डीसी में मतलब कन्वर्ट करता है, लेकिन यहाँ पर एसी और डीसी दोनों का यूज करते हैं। रेक्टिफायर वेल्डिंग सेट में एसी और डीसी दोनों प्रकार की सप्लाई का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि आर्क से उत्पन्न हुई गर्मी का तापमान लगभग कितना पहुंच जाता है? तो जब हमारी जो आर्क से वेल्डिंग से जो तापमान होता है वो 3400 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग विधि के उपयोग कौन कौन से जगह पर होते हैं? तो फ्रेंड्स ये पहला तो एल्युमिनियम के पात्रों को जोड़ते हैं तो वहाँ पर भी हम अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग का यूज करते हैं। पतली चादरों को जोड़ना होता है तो वहाँ पर भी अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग का यूज किया जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में अधिक जोड़ लगाना हो तो वहाँ भी हम अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टील वेल्ड, जो आपका स्टील वेल्ड करने के लिए कौन सी अपक्रिया अक्रियशील गैस का उपयोग किया जाता है? जब हम स्टील की वेल्डिंग करते हैं वहाँ पर किस अक्रियशील गैस का प्रयोग करते हैं? तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। बीड का ऊपरी तल कैसा होना चाहिए? जो आपका बीड होता है बीड का ऊपरी तल कैसा होना चाहिए? तो वो उत्तल आकार का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीज स्टील में मैग्नीज की मात्रा कितनी होती है? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये आपका डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो में पूछा गया था कि मैग्नीज स्टील में मैग्नीज की मात्रा कितनी होती है? तो ये आपकी 12% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड कितने ताप पर पिघलता है? अच्छा क्वेश्चन है। एल्युमिनियम का ऑक्साइड कितने ताप पर पिघलता है? तो ये आपका 26/2060 पर पिघलता है। अगर एल्युमिनियम के मेल्टिंग पॉइंट की वैसे बात की जाए, ये ऑक्साइड है उसका, अगर एल्युमिनियम का ऑक्साइड आ जाए तो वो आपको 2060 लगाना पड़ेगा। अगर खाली एल्युमिनियम की बात करी जाए तो एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? तो ये आपको पता होगा 650 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ये। नेक्स्ट दिया गया है कि तांबे का गलनांक कितना होता है? गलनांक को ही मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तांबे का गलनांक कितना होता है? तो ये आपका 1083 होता है। नेक्स्ट है कि आर्क वेल्डिंग करते समय वेल्ड और इलेक्ट्रोड के बीच कितने अंश का कोण रखते हैं? जब हम आर्क वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पर वेल्डिंग करते समय वेल्ड और आर्क के बीच कितने अंश का कोण रखते हैं? तो वहाँ पर 70 से 80 डिग्री का कोण रखा जाता है। नेक्स्ट दिया गया है कि गैस वेल्डिंग में फिलर का रॉड का कार्य क्या होता है? तो जोड़ की मजबूती बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है लैप वेल्डिंग जॉइंट के फ्लैट पोजीशन में इलेक्ट्रोड का एंगल क्या होता है? आगे एक हमारा लैप वेल्डिंग जॉइंट होता है
इसकी जो फ्लैट पोजीशन होता है, फ्लैट पोजीशन में जो इलेक्ट्रोड का एंगल होता है फ्रेंड्स, वो वेल्ड लाइन से हमारा 80 और प्रत्येक 45 पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एसिटिलीन घुल सकती है, तो हमारा जो एसिटिलीन गैस है ये कैसे घुल सकती है, तो एसीटोन में घुल जाएगी। नेक्स्ट दिया गया है कि स्क्वायर बट वेल्डिंग, जो आपकी स्क्वायर बट वेल्डिंग में रूट गैप छोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पर रूट गैप क्यों छोड़ दिया जाता है, तो भेदन प्राप्त करने के लिए। इसका राइट आंसर होगा भेदन प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी ये कांस वेल्डिंग जो तांबे के लिए फिलर रॉड उपयोग करते हैं, किस फिलर रॉड का यूज किया जाता है कांस वेल्डिंग के लिए, तो वहाँ पर हमारा एक सिलिकॉन कांस जो फिलर रॉड होता है उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांस वेल्डिंग में किस प्रकार की फ्लेम का यूज करते हैं, जो आपकी ज्वाला होती है जिसको हम फ्लेम बोलते हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला का यूज करते हैं कांस वेल्डिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टील सेक्शन के जोड़ों को स्थायी जोड़ने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं। देखो, स्थायी जोड़ के लिए हमने कल भी बताया था कि ब्रेजिंग और वेल्डिंग, ये आपकी दो प्रोसेस ऐसी हैं जो कि स्थायी जॉइंट लगाती हैं। वो आपका अगर रिवेटिंग, सोल्डरिंग, नट बोल्ट इस तरह के जॉइंट आ जाए तो ये आपके क्या होते हैं, अर्धस्थायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करते समय एसी प्रतिपूर्ति माध्यम से मिलती है, तो स्टेप डाउन यानी कि एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर से। कम गलन बिंदु वाली वस्तुओं की वेल्डिंग के लिए कौन सी ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम प्रयोग की जाती है। अगर पूछा जाए कि कम गलन बिंदु वाली धातुओं की वेल्डिंग के लिए आप कौन सी ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का यूज करते हैं, तो वहाँ पर हमारी जो न्यूट्रल फ्लेम, जो उदासीन ज्वाला होती है, उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है कि गैस वेल्डिंग विधि में जो पिट्जोलन गैस कौन सी है। भाई, पिट्जोलन गैस तो ऑक्सीजन हो जाती है और एसिटिलीन, तो ऑक्सीजन आपकी पिट्जोलन गैस में आ जाती है। नेक्स्ट है कि वेल्डिंग में कौन सा जोड़ उपयोग नहीं होता है, तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन से क्वेश्चन था, तो उसमें ट्विस्ट ज्वाइंट होता है जो वो हम वेल्डिंग से नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर वेल्डिंग विधि कौन सी है, तो फ्रेंड्स जो हमारी प्रेशर वेल्डिंग विधि को हम फोर्ज या स्मिथ वेल्डिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ती है तो स्टील का गलनांक क्या होता है। अगर हम स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं तो उसका गलनांक कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस कटिंग एक क्रिया है, तो गैस कटिंग किस प्रकार की क्रिया है, तो फ्रेंड्स ये हमारी रासायनिक क्रिया है। क्या है, रासायनिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है कि जब स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ती है तो स्टील का ज्वलनांक, अगर वहाँ पर गलनांक की बात की जाती है तो गलनांक कम हो जाता है और ज्वलनांक उसका बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील की गैस कटिंग करने से पहले उसकी प्री हीटिंग किस तापमान तक की जानी चाहिए, तो करनी चाहिए या की जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स जब हम स्टील की गैस कटिंग करते हैं या स्टील को हम गैस कटिंग के द्वारा काटते हैं तो उसकी हम पहले एक बार प्री हीटिंग करते हैं, तो प्री हीटिंग का टेम्परेचर होता है 900 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग एक प्रोसेस है, जो हमारी रेजिस्टेंस वेल्डिंग है तो ये हमारी नॉन फ्यूजिंग टाइप का जो होता है, नॉन फ्यूजिंग वेल्डिंग को भी हमारा इस प्रकार का एक रेजिस्टेंस प्रतिरोध वेल्डिंग होता है। नेक्स्ट दिया गया है डैम्प इलेक्ट्रोड, घटिया जो इलेक्ट्रोड, और डैम्प का मतलब होता है घटिया इलेक्ट्रोड और हमारा लंबी आर्क के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है, तो फ्रेंड्स वहाँ पर हमारी कौन सा दोष उत्पन्न होता है, तो पोरोसिटी का दोष कैसे बनता है, घटिया इलेक्ट्रोड होगा और लंबी आर्क के कारण हमारा पोरोसिटी का दोष बनता है। नेक्स्ट दिया गया है एल्युमिनियम ऑक्साइड का गलनांक कितना होता है, तो फ्रेंड्स ये हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड का गलनांक हमने बताया था आपको कि ये समथिंग मिल जाता है। अभी हमने पहले बताया था कि 2060 होता है, अब इसमें 1930 दिया गया है, यानी कि समथिंग है, तो या तो आपको एग्जाम में 2060 भी मिल सकता है, 1930 मिल सकता है, 2000 तक भी मिल जाएगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये लग जाता है। नेक्स्ट है कि कास्ट आयरन को वेल्ड करते वक्त किस धातु का फिलर रॉड प्रयोग करते हैं। जब हम कास्ट आयरन को जोड़ते हैं या ज्वाइंट करते हैं वेल्डिंग के द्वारा, तो वहाँ पर हम किस फिलर रॉड का प्रयोग करते हैं, तो जो हमारी एक सुपर सिलिकॉन कास्ट आयरन की रॉड होती है उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि रॉट आयरन को वेल्ड करने में किस धातु का फिलर रॉड प्रयोग करते हैं। जब हम रॉट आयरन को वेल्ड करते हैं तो फ्रेंड्स वहाँ पर हमारी एक तांबे की परत चढ़ी माइल्ड स्टील की रॉड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
स्टेनलेस स्टील के लिए किस फिलर रॉड का यूज करते हैं? तो स्टेनलेस स्टील के लिए ही स्टेनलेस स्टील की ही रॉड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोर्ट वेल्डिंग इलेक्ट्रोड की टिप क्या होती है? तो फ्रेंड्स ये हमारी अलग अलग आकार की होती हैं। सीम वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है तो रोलर इलेक्ट्रोड में। फ्रेंड्स जो हमारा रोलर इलेक्ट्रोड होता है उसका प्रयोग करते हैं हम सीम वेल्डिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रेज वेल्डिंग में पोस्ट हीटिंग की आवश्यकता होती नहीं है। ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही दिया गया था, उसमें कई कारण दिए गए थे, लेकिन उसकी आवश्यकता ब्रेज वेल्डिंग में पोस्ट हीटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। जो हम ब्रेजिंग क्रिया करते हैं उसमें हमें क्या करना नहीं पड़ता है, पोस्ट हीटिंग नहीं करनी पड़ती है। नेक्स्ट दिया गया है कि मीट्रिक प्रणाली में ऊष्मा की इकाई क्या होती है? आपका जो मीट्रिक प्रणाली होती है ऊष्मा की इकाई होती है कैलोरी। फ्रेंड्स और हमारा तापमान को किसके द्वारा मापा जाता है? तो तापमान को हमारा थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट दिया गया है कि वेल्डिंग ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम क्यों लाभदायक है? क्योंकि फ्रेंड्स ये धातुओं को ऑक्साइड नहीं बनने देती है। तो वेल्डिंग में हमारा ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम इसलिए हमारी लाभदायक होती है क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारी ये धातुओं को ऑक्साइड नहीं बनने देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बुलबुले के रूप में बड़े छिद्र जो वेल्ड धातु में इसके ठोस रूप में आते समय रह गई गैसों के कारण पैदा हो जाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? जैसे हमारे जो बुलबुले के रूप में बड़े छिद्र जो वेल्ड धातु को ठोस रूप में आते समय रह गई गैस के कारण पैदा हो जाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे ब्लो होल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि फिलर धातु के ऊपर बिखर कर गोलियों के रूप में जम जाने को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स जो हमारा जब हम वेल्डिंग, आपने देखा होगा जब कहीं वेल्डिंग होती है तो वहाँ पर वो उसकी जो चिंगारियाँ निकलती हैं उससे थोड़े गोल गोल पॉइंट के बन जाते हैं। वो गोल गोल जो पॉइंट होते हैं उन्हीं को ही हम स्पैटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उनको स्पैटर बोला जाता है। नेक्स्ट दिया गया है कि तांबे की वेल्डिंग के लिए कौन सी फ्लेक्स का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स वहाँ जब तांबे की वेल्डिंग करेंगे तो वहाँ पर हमारा कॉपर सिल्वर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है कि फ्रेंड पाइप बेंडिंग रॉड किस उपयोग में आता है? जो हमारा एक पाइप बेंडिंग रॉड होता है वो किसके उपयोग में? तो पाइपों के जोड़ बनाने के लिए हम वहाँ पर पाइप बेंडिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि माइल्ड स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? फ्रेंड्स ये मात्रा आपको याद करनी पड़ेगी। माइल्ड स्टील में और हाई कार्बन स्टील में और आपका जो लो कार्बन स्टील होती है इन सभी में, डेड माइल्ड स्टील में। तो माइल्ड स्टील में कार्बन की मात्रा होती है 0.05% से 0.3% तक। नेक्स्ट दिया गया है कि स्टील में सल्फर की मात्रा बढ़ने से बढ़ता है तो भंगुरता का गुण बढ़ जाता है। फ्रेंड्स जो हमारा स्टील में सल्फर की मात्रा बढ़ने से क्या होता है? उसका बिटरनेस का गुण आ जाता है या बढ़ जाता है वो। नेक्स्ट है कि माइल्ड स्टील की वेल्डिंग के लिए किस फ्लेम का यूज करते हैं या किस ज्वाला का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स अभी हमने बताया था कि जब माइल्ड स्टील की जब हम वेल्डिंग करते हैं तो फ्रेंड्स वहाँ पर हमारा न्यूट्रल फ्लेम या उदासीन ज्वाला का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? फ्रेंड्स आपको एक बात याद रखनी है कि हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा 1.5% तक होती है। तो यहाँ पर आगे कुछ भी दे दे कि 0.025 से लेके 1.5 तक या 0.9% से 1.5 तक, तो 1.5% तक आपको याद रखना है। और आपको ये एक हाई स्पीड स्टील होता है। फ्रेंड्स हाई स्पीड स्टील में 1% तक कार्बन होता है और हाई कार्बन स्टील में आपका 1.5% तक कार्बन होता है। नेक्स्ट दिया गया है कि फिलर रॉड का पिघलने का बिंदु बेस मेटल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स जब पिघलने का बिंदु हमारा 10 डिग्री से 20 डिग्री तक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो फ्रेंड्स हमारा कांसा तांबा और टिन से बनता है। तो कांसा किससे बनता है? तो हमारा ये कॉपर और टिन से बनता है। और अगर आपको तांबे की बात की जाए तो ये हमारा कॉपर प्लस जिंक से बनता है। किससे बनता है? पीतल हमारा कॉपर जिंक से बनता है और कांसा हमारा कॉपर टिन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोनल मेटल किन धातुओं का मिश्रण है? तो फ्रेंड्स हमारा मोनल मेटल होता है वो उसमें निकिल तांबा जस्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निकिल, तांबा, जस्ता, ये किस में होता है? मोनल मेटल में होता है। नेक्स्ट दिया गया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है? तो ये हमारा काला होता है। रेती की टैग रखी जाती है। तो फ्रेंड्स जो हमारे रेती होती है जिसको हम फाइल बोलते हैं, तो फाइल की टैग कैसी रखी जाती है? तो फ्रेंड्स ये इसको हार्ड टेम्पर नहीं करते, इसको नर्म रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि स्टील रूल किसका बनाया जाता है? तो फ्रेंड्स हमारा स्टील रूल होता है तो ये हमारा स्प्रिंग स्टील का बनाया जाता है। अगर आपको इस ऑप्शन में अगर स्प्रिंग स्टील नहीं दिया गया है तो आपको स्टेनलेस स्टील मिल जाएगा कि हमारा स्टील रूल जिसको हम फुटा बोलते हैं। तो स्टील रूल किसका बना होता है? तो या तो स्प्रिंग स्टील आएगा या फिर आपको वहाँ पर स्टेनलेस स्टील लिखा होगा। नेक्स्ट है आउटसाइड कैलिपर एक औजार है। तो जो आपका आउटसाइड कैलिपर किस प्रकार का औजार है बताना है, अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? तो आपका ये अप्रत्यक्ष औजार है, आउटसाइड से अप्रत्यक्ष। प्लेट वेल्डिंग एक वेल्डिंग है। तो फ्रेंड्स जो आपकी प्लेट वेल्डिंग है एक प्रकार की वेल्डिंग है, इसको ही हम तो ये हमारी ये फ्यूजन वेल्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेन वेल्डिंग होना चाहिए, वहाँ पर मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है कि प्लेन वेल्डिंग को ही हम फ्यूजन वेल्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट है कि कौन तेल इंसुलेटर व कूलेंट दोनों का काम करती है? तो फ्रेंड्स जो हमारी एक ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर होता है ये हमारा तेल इंसुलेटर और कूलेंट दोनों का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बेंच वाइज की साइज कैसे ली जाती है? जो आपकी वर्कशॉप में जो बेंच वाइज होती है तो इसकी साइज कैसे ली जाती है? तो फ्रेंड्स उसमें दो जबड़े लगे रहते हैं, उन जबड़ों की चौड़ाई से ही हम बेंच की साइज लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि फ्रेंड्स जो हम फ्लेम जलाने के लिए पहले किस गैस को छोड़ना चाहिए? अगर हमें फ्लेम जलाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले हमारा एसिटिलीन गैस को छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की रबर हौज का रंग कैसा होता है? तो फ्रेंड्स ऑक्सीजन की रबर हौज का रंग काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तांबे की वेल्डिंग में किस आर्क का प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड्स वहाँ पर हम शॉर्ट आर्क का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेल्डिंग विधि का विवरण दिया जाता है। तो ये हमारा वेल्डिंग विधि, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जामों में पूछा जाता है। ये DRDO के एग्ज़ाम में आया था अभी 2019 में, जो आपका DRDO का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि वेल्डिंग विधि का विवरण किस पर दिया जाता है। कई ऑप्शन दिए गए थे लेकिन ये सही आपका टेल पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेल्डिंग सिंबल द्वारा किसका पता चलता है? तो फ्रेंड्स जो हमारा वेल्डिंग सिंबल होता है तो जोड़ के प्रकार और वेल्ड फिनिश का पता लगाया जाता है तो वेल्डिंग सिंबल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे सिंबल बनाया जाता है तो रेफरेंस रेखा किस सिर पर बनाया जाता है? ऐसे सिंबल कहाँ बनाए जाते हैं? तो रेफरेंस रेखा किस सिर पर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस वेल्डिंग समाप्त करने पर जो बिलो पाइप में किस गैस को पहले बंद करना चाहिए? देखो पहले किसको छोड़ना चाहिए? तो एसिटिलीन को, और पहले बंद किसको करना चाहिए? तो एसिटिलीन को। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर हमारा गैस वेल्डिंग में बिलो पाइप में सबसे पहले किस गैस को खोलना चाहिए? तो एसिटिलीन गैस को, क्योंकि हमारा बिलो पाइप में ऑक्सीजन और एसिटिलीन से ही हमारी गैस कटिंग होती है, गैस वेल्डिंग होती है। तो वहाँ पर हम ऑक्सीजन गैस को बाद में छोड़ते हैं और हम उसको बाद में ही बंद करते हैं। तो सीयर किसका बना होता है? जो हमारा सीयर होता है ये हमारा हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ये हमारा एक कटिंग टूल है। सीयर किसका बना होता है? ये हाई कार्बन स्टील का। द्रव कार्बोराइजिंग में किसका घोल बनाया जाता है? तो फ्रेंड्स हमारा जो द्रव कार्बोराइजिंग होती है इसमें किसका घोल बनाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड और सोडियम साइनाइड तथा सोडियम कार्बोनेट, इन तीनों के हमारे द्रव कार्बोराइजिंग में घोल बनाए जाते हैं। स्ट्रेस रिलीविंग में पोस्ट हीटिंग तापमान कितना रखा जाता है? फ्रेंड्स ये हमारा स्ट्रेस रिलीविंग है, इसमें आपका 590 रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जोड़ में प्लेटों के सिरों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर रखा जाता है? तो फ्रेंड्स ये हमारा लैप जॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लेक्स में आयरन पाउडर मिलाने से इलेक्ट्रोड की कुशलता कितनी अधिक हो जाती है? तो फ्रेंड्स जो हमारा फ्लेक्स में आयरन पाउडर मिलाने से इलेक्ट्रोड की कुशलता कितनी अधिक हो जाती है? तो ये हमारी 10% हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिट कोड के आधार पर पहला डिजिट क्या दर्शाता है? फ्रेंड्स जो हमारे उसमें डिजिट कोड लिखे रहते हैं तो उसमें हमारा जो पहला डिजिट होता है वो क्या दर्शाता है?
तो ये हमारा फ्लक्स का प्रकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्क से उत्पन्न हुई गर्मी का तापमान कितना होता है। तो फ्रेंड्स अभी हमने बताया था कि आर्क वेल्डिंग में तापमान 3500 से 4000 तक के बीच में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथ द्वारा चलाए जाने वाले वेल्डिंग को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो हम हाथ द्वारा वेल्डिंग चलाते हैं उसको मैनुअल मेटालिक आर्क वेल्डिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैनुअल मेटालिक आर्क वेल्डिंग बोला जाता है। नेक्स्ट है कि रिवर्स पोलरिटी का दूसरा नाम क्या होता है। तो फ्रेंड्स अगर हमारा जो रिवर्स पोलरिटी होती है उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं और स्ट्रेट पोलरिटी होती है उसका दूसरा नाम है निगेटिव। अगर स्ट्रेट आ जाए तो निगेटिव लगा देना है, अगर रिवर्स पोलरिटी आ जाए तो पॉजिटिव लगा देना है, ये इसके दूसरे नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक आर्क की खोज कब हुई थी। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक आर्क की खोज 1801 ईस्वी में हुई थी। स्ट्रेट पोलरिटी में इलेक्ट्रोड निगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी होती है तथा उसमें कुल उत्पन्न ताप का मान कितने प्रतिशत होता है। तो फ्रेंड्स जो हमारा स्ट्रेट पोलरिटी में इलेक्ट्रोड जो निगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा रहता है तो उसमें कुल उत्पन्न तापमान का कितने प्रतिशत होता है। तो ये हमारा 34 होता है कि 34% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शॉर्ट आर्क जो सरफेस होता है, शॉर्ट आर्क सरफेस टेंशन को क्या किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसको बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी वेल्डिंग में आर्क बनाने के लिए कम से कम कितने वोल्टेज की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स जब हम डीसी वोल्टेज में आर्क बनाते हैं तो वहाँ पर हमें 40 वोल्ट की कम से कम आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेल्डिंग में पंखा का क्या कार्य है। तो फ्रेंड्स जो हमारा वेल्डिंग में पंखा जनरेटर को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वेल्डिंग में पंखे का क्या कार्य है। तो जनरेटर को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स जनरेटर आर्मेचर को किसकी सहायता से घुमाया जाता है। तो फ्रेंड्स जो हमारा एक जनरेटर आर्मेचर को किसकी सहायता से घुमाया जाता है। तो प्राइम मूवर द्वारा। तो जनरेटर आर्मेचर को किसकी सहायता से घुमाया जाता है। तो इसको प्राइम मूवर द्वारा घुमाया जाता है। टाइम ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा स्पीड में करते हैं। बताना मोटर जनरेटर सेट की कार्यकुशलता कितनी होती है। तो ये हमारी 60% होती है। एसी आर्क वेल्डिंग की दक्षता कितनी होती है। अगर एसी की दक्षता पूछे तो 85% होती है, अगर डीसी की पूछे तो 65 होती है। तो इसमें अधिक होती है एसी की और डीसी की कम होती है। भाई एसी का झटका अच्छा लगता है और डीसी का कम लगता है, इसलिए आपको एसी की आर्क दक्षता अधिक होती है और डीसी की कम होती है। तो एसी की 85 और डीसी की 65। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड होल्डर किसका बना होता है। तो ये आपका कॉपर तांबे का बना होता है। गर्म जॉब पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो जिसको हम टोंग बोलते हैं, टोंग्स या संडासी। अगर हम गर्म जॉब को पकड़ना है तो वहाँ संडासी का यूज करते हैं या टोंग्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसी ट्रांसफार्मर वेल्डिंग के लिए कितने वेल्ड सप्लाई की आवश्यकता होती है। यहाँ पर 80 से 120 वोल्ट की सप्लाई की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है किस ताप पर प्लेटिनम मापक्रम तापमापी को संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। तो फ्रेंड्स जब हमारा प्लेटिनम एक मापक्रम होता है तो वहाँ 0 से या 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी व्यवहार किए जाते हैं। तो कैलेंडर एवं ग्रिफिक्स सेतु के साथ हम कहाँ पर प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का यूज करते हैं। अगर इसके प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के द्वारा शुद्धता की माप की पूछी जाए तो वहाँ पर 200 डिग्री से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक का माप लेता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल सभी तीनों अवस्था ठोस द्रव गैस में किस एक तापमान पर रहता है। तो ये आपका 273 डिग्री यानी कि 16 केल्विन पर रहता है। 273 डिग्री मिल जाएगा या पूरा एग्जैक्ट मिलेगा तो आपको 16 केल्विन और जुड़ा होगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न ताप मापने के लिए तापमापी पदार्थ के रूप में उपयुक्त गैस क्या होती है। तो फ्रेंड्स जब हम निम्न टेम्परेचर को मापते हैं तो वहाँ पर जो हमारा एक तापमापी पदार्थ होता है वहाँ पर हीलियम उसमें भरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 पौंड पानी के ताप को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए, अगर 1 पौंड पानी के ताप को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए प्रयोग की गई ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। तो BTHU। तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट को ही हम BTU कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्क वेल्डिंग करते समय धातु के छोटे छोटे कण
जो इधर उधर बिखर जाते हैं। अभी मैंने बताया था जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वो चिंगारी के द्वारा जो चिंगारी निकलती हैं फिर वो कहीं जमा हो जाती हैं तो छोटे छोटे कण से लगते हैं, उसको ही हम स्पैटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनिट्रेशन की कमी किस कारण होती है। तो फ्रेंड्स हमारी वेल्डिंग करते समय पेनिट्रेशन की कमी कब आती है, या हमें वोल्टेज क्या होता है कम मिलता है, या करंट कम मिलता है, तो लो करंट के कारण। नेक्स्ट है कि बट जॉइंट में प्लेट के किनारे कैसे रखे जाते हैं। तो फ्रेंड्स बट जॉइंट में हमारे जो प्लेट के किनारे होते हैं ये क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर रखे जाते हैं। क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्क वेल्डिंग में बीड को चलाने के लिए कितने डिग्री का कोण प्रयोग किया जाता है। तो आर्क वेल्डिंग में बीड को चलाने के लिए वहाँ पर हम 60 डिग्री के कोण का यूज करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का व्यास कितने mm से कम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स वहाँ पर 10 mm से कम होना चाहिए इलेक्ट्रोड का व्यास। नेक्स्ट दिया गया है यदि वेल्डिंग करने के बाद पार्ट की लंबाई घट जाए तो इसे क्या कहा जाता है। अगर देखो वहाँ पर अगर पार्ट की लंबाई घट रही है, हमने जहाँ पर वेल्डिंग की, वेल्डिंग करने के बाद अगर हमारे पार्ट की लंबाई घटती है तो वहाँ पर हमारी लॉन्गिट्यूडनल डिस्टोरेशन होती है, या वहाँ पर हमारा क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल दोष आ जाता है। यदि वेल्डिंग करने के बाद पार्ट की चौड़ाई घट जाती है, अगर लंबाई घटती है तो लॉन्गिट्यूडनल, अगर चौड़ाई घटती है तो ट्रांसवर्सल डिस्टोरेशन। नेक्स्ट है कि हमारा जो फिलेट वेल्ड में उत्पन्न होने वाले डिस्टोरेशन को क्या कहा जाता है। तो हमारा उसको एंगुलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, एंगुलर कहा जाता है। नेक्स्ट दिया गया है कि वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड का सही कोण ना होने से कौन सा दोष उत्पन्न होता है। अगर हम वेल्डिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स, अगर वहाँ पर क्या है, अगर हमारा इलेक्ट्रोड का सही कोण नहीं है, अगर हम सही एंगल पे इलेक्ट्रोड को नहीं चला रहे हैं तो वहाँ पर हमारा क्या होता है ओवरलैप का दोष आ जाता है। नेक्स्ट है कि मूल धातु का सही ना होने से वेल्ड में कौन सा दोष आता है। अगर हमारा जो मेटल है, जो फिलर मेटल है, अगर वो सही नहीं है तो वहाँ पर धातु में हमारा कौन सा दोष आता है, तो वो क्या होती है क्रैक हो जाती है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, नमस्कार। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग, नमस्कार।